पूरे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। एक ये छोटा सा लॉ है बेटा, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिपेंड करती है। तो जिस रेशियो से मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आप उसी रेशियो से बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अ स्टीपर स्लोप मीन्स हायर रेजिस्टेंस। इसका मतलब समझ रहे हैं, स्लोप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। ठीक है, रुकावट। समझे सर? वो रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक जग के इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है, और मंद मंद मुस्कुराना, वही आपके लिए रुकावट है। समझ रहे हैं? तो उससे आप लोग थोड़ा बचिए भाई, ठीक है। वो रेजिस्टेंस है आपकी पढ़ाई के लिए। अभी पढ़ाई कर लीजिए, टाइम, हर चीज़ का टाइम आता है भाई, उसका भी टाइम आएगा। उस समय आप वो इंस्टाग्राम खेलिएगा, आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा क्या बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया है भाई। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो पिछले पार्ट में बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी मूवी का ट्रेलर देखा था। उस ट्रेलर में हमने क्या क्या देखा था भैया, कि सर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, सर्किट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने देखा था। और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अगली पार्ट में बेटा हम इस इलेक्ट्रिसिटी मूवी का पूरा मेन पार्ट लेके आएंगे। तो आज बेटा हम लोग इस मूवी को या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जब एकदम यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट है भाई, ये स्किप नहीं कर सकते हैं आप। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला टॉपिक है बेटा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का या कहें कि इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। एक ये छोटा सा लॉ है बेटा, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिपेंड करती है। पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करेगा एक छोटे से लॉ की वजह से। देखिए छोटा सा लॉ कितना लिखा है, ये बस ये देखिए, ये लॉ है भाई, V = IR। इतने पे ही बेटा आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो ये लॉ क्या होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। तो पहले अगर इसके बुकिश लैंग्वेज पे चलें बेटा, तो ये कहता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और बेटा फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना लाएं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के साथ साथ अगर फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना लाएं, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा सर्किट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को आप, करंट को आप जिस रेशियो में बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उस रेशियो में बढ़ेगा। जिस रेशियो में घटाएंगे, उस रेशियो में घटेगा। यही देखिए बुक इस लैंग्वेज कहता है, क्या कह रहे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल एंटिटीज़। अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और उसके साथ साथ अदर फिजिकल एंटिटीज़ को भी कांस्टेंट कर दें, तो उस टाइम पे क्या होगा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड। उनके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कौन, हमारा आपका इलेक्ट्रिक करंट। सर जितना भी आप बोले हैं हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सब तो बुक में ही लिखा है, बुक में ही लिखा है। तो भाई हम बुक से नहीं पढ़ लेते सर, क्यों हम आए आपकी वीडियो पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम हमेशा की तरह आपको इस लॉ को भी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं कोई भी कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हो, वो कमरा आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए। अब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मान लीजिए आप अकेले बैठे तो आप एक स्टूडेंट, तो आप अपने आप को चार्ज मान लीजिए भाई, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपका टीचर, वो पोटेंशियल डिफरेंस का काम करूँगा, ठीक। अब कमरे में जब तक आप और मैं हैं, तो बेटा थोड़ी इज्जत तो आप करोगे, और जो मैं कहूँगा आप वही काम करेंगे। मैं क्या बोला कि भाई साहब आप एक काम करिए, इस कमरे के चारों तरफ टहलना शुरू करिए, एकदम एंड्स पे उसके घूमना स्टार्ट करिए। तो आप बेटा क्या किए, घूमना शुरू कर दिए फटाफट। अब आप चार्ज हैं, आप मोशन में आए, तो आप पिछले पार्ट में ही सीखे हैं कि चार्ज मोशन में आएगा तो क्या आएगा सर, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो करंट आ गया, ठीक है। अब मैं बोला और तेज़ दौड़ो बेटा, आप और तेज़ दौड़ना शुरू किए।
तो आप जिस रेशियो में तेज दौड़ेंगे उसी रेशियो में बेटा करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और किसके कहने से हो रहा है? सिर्फ मेरे कहने से। तो मैं क्या हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे मैं आपको तेज कह रहा हूँ या धीरे कह रहा हूँ, आप उस रेशियो पे काम कर रहे हैं, तो जिस रेशियो से मैं आपको बढ़ा रहा हूँ आप उसी रेशियो से बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन सर एक बात समझाओ आप, इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल एंटिटीज़। अब एक बात सुनिए बेटा, हम अगर आपको बोलें कि दौड़ो, आप दौड़ रहे हैं एंड्स पे। अब हम क्या किए ना भाई, चारों कोनों पे आपके आग लगा दी हैं, खूब भयंकर आग लगाई। अब आग लग गई और मैं बोलूँगा एंड्स पे दौड़ते रहो, तो आप कहेंगे ए सर देखिए आप जाइए भाड़ में, हमसे आपसे मतलब नहीं है। जान रहेगी ना तो हम बहुत टीचर ढूंढ लेंगे। तो अब क्या होगा? अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस कहे के हिसाब से चार्ज वो काम कर रहा है या इलेक्ट्रिक करंट काम कर रही है? नहीं कर रही है। वो क्या करेगा? वो रैंडम मोशन करेगा। क्या करेगा सर? रैंडम मोशन। क्यों रैंडम मोशन करेगा? क्योंकि सर रैंडम मोशन मतलब इधर उधर दौड़ेगा, जिधर उसको सेफ फील होगा, जहाँ पे उसको सेफ्टी मिलेगी वो वहाँ पे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? हाँ। तो अब क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी रह गई? नहीं रही ना। अब तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कहा वो चार्ज किया नहीं या करंट किया नहीं। इसलिए हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। अब फिजिकल एंटिटीज़ मतलब उसके फिजिकल स्टेट में चेंज ना कर। अरे भाई जो चार्ज है, जो आदमी है, उसका हम दोनों पैर काट दें और बोले कि 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ो, भाई वो कहाँ से दौड़ पाएगा? दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। तो इसका मतलब कि उसके फिजिकल स्टेट में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना लाएं, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी सर्किट के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। देखिए और क्या कहता है, इफ़ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट फ्लोज, तो बेटा देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं अभी बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब मैथ्स में आप पढ़े हैं, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ के आ जाता है। तो कांस्टेंट जुड़ के क्या आएगा भाई? यहाँ पे ये R आएगा। यही R बेटा अब आपको आगे थोड़ा सा तकलीफ देगा। ये R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। R क्या है सर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? अगर एक लाइन में इसका मतलब समझाया जाए तो इसका मतलब है रुकावट, ठीक है। ये क्या करता है? करंट के फ्लो में रुकावट करता है। जैसे आपका मोबाइल या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, ये सब आपके पढ़ाई में रुकावट करती है। या फिर वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब क्या आपको करता है? आपके पढ़ाई में रुकावट करता है। तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस है। और ये किसके लिए रेजिस्टेंस है सर? ये करंट के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि ये ओम्स लॉ क्या निकल के आया? V इक्वल्स टू आई आर। अब एक बात सुनिए, आपको ये दिख रहा होगा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या कहता है? देखिए अगर V की वैल्यू चाहिए तो ये साथ में है तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा V इक्वल टू आई आर। अब अगर I की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो ये देखिए ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी सर V बाई आर, ध्यान दीजिएगा। और अगर R की वैल्यू चाहिए तो ये भी फ्रैक्शन में है तो R हो जाएगा V अपॉन I। तो ये एक फॉर्मूला लर्न करने के लिए, आपको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हैं। वरना आपको भाई ये पता है V इक्वल टू आई आर, तो इतने बड़े तो आप हैं कि आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चला जाए आगे भाई। ओम्स लॉ क्लियर है? फिर से समराइज करते हैं। क्या कहते हैं ओम्स लॉ? कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और अदर फिजिकल एंटिटीज़ को भी कांस्टेंट कर दें तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा किसी सर्किट के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है भाई जी? नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है भाई। ओहो, फिर हम आपके लिए लेके आ गए सर क्या? ज्ञान का भंडार। देखिए ज्ञान की बात क्या कहता है? ज्ञान की बात पहला, हाँ अब बेटा ना ओम्स लॉ आ गया तो यहाँ पे हम आपको कंडक्टर का डिवीज़न करते हैं। सर कंडक्टर का डिवीज़न मतलब? अब ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे,
ऑबे करेंगे, ऑबे मतलब मानेंगे, उन कंडक्टर्स को हम आप ओमिक कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ओमिक, OHMIC, ओमिक कंडक्टर। और सिंपल सी बात है, जो इस लॉ को नहीं मानेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन ओमिक। क्या कहेंगे सर? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। आई बात समझ? देखिए ज्ञान की बात में ही लिखा है, द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। उन्हें हम आप क्या कहेंगे? ओमिक कंडक्टर्स। एंड while the conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor। जो ओम्स लॉ को मानेंगे वो ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को नहीं मानेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर। आई बात? दूसरा देखिए क्या कहता है। अच्छा, एग्जाम्पल दिया है ओमिक कंडक्टर्स का। भाई ओमिक कंडक्टर का तो सब जो हमारे तार होते हैं वो सब ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर और अदर मेटल्स वायर, अदर मेटल के भी वायर जो होंगे वो ओमिक कंडक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो ओम्स लॉ को ऑबे करेंगे। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आ जाएं तो जैसे डायोड, सेमी कंडक्टर एंड बल्ब फिलामेंट। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो अलॉय होता है, ठीक है। ऐसे ही डायोड्स और सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये हम आप 12th क्लास के सेमी कंडक्टर चैप्टर में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ज्ञान की बात समझ में आई सभी को? आइए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके बाद सर हमको यहीं पे तकलीफ होती है, VI ग्राफ। हाँ, वो V मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट। वोल्टेज करंट ग्राफ क्या होता है? यही सर बड़ी तकलीफ देता है हमको। देखिए क्या कहता है, अ VI ग्राफ मीनिंग वोल्टेज करंट ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू इट। V और I के बीच में आपको रिलेशन देता है क्या? कौन? VI ग्राफ। अब सर VI ग्राफ, अच्छा आप 9th में पढ़े हैं स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब पढ़े ना। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें वहाँ पे क्या देता था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता था। हाँ, तो ऐसे ही बेटा वोल्टेज करंट ग्राफ क्या देगा? वहाँ पे हम कैसे निकाल देते हैं? कैसे स्पीड आता था? स्लोप देखते थे। तो यहाँ पे भी स्लोप देखेंगे तो V/I, यही तो स्लोप होगा ना भाई, Y/X। तो ये क्या देगा सर? V/I। तो पीछे ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से हमको रेजिस्टेंस मिलता है। तो बेटा एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, वोल्टेज करंट ग्राफ हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। देखिए फॉर ओमिक कंडक्टर VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अब एक बात सुनिए भाई, जब वोल्टेज, जानते हैं ये लॉ क्या कहता है कि V/I का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। और बेटा अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ये फिर वही 9th में हम लोग पढ़े हैं, स्लोप कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए द स्लोप रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। आ गई बात जो हम आपको यहाँ बता दिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट गिव्स द रेजिस्टेंस। अ स्टीपर स्लोप मीन्स हायर रेजिस्टेंस। इसका मतलब समझ रहे हैं? स्लोप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, ठीक है। 10th में आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ेंगे आगे तो स्लोप मीनिंग tan थीटा। सर tan थीटा तो अभी पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो आपको वैल्यूज़ की समझ में आ जाएगी। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब नॉन ओमिक कंडक्टर, भाई नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब वो मान ही नहीं रहा है ओम्स लॉ की बात, ओम्स वो उसका बात, वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट कह रहा है बढ़ो, वो करंट अपने मन का काम कर रहा है, वो मान नहीं रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आता था एज इन, वैसे ही नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ आएगा। देखिए ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, देखिए पोटेंशियल। अच्छा एक और चीज़ सुनिएगा, जैसे XY प्लेन हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल को वाई कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे VI ग्राफ में ना उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा, V हमेशा Y पे रहेगा और I हमेशा X पे। ये थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, उलट देंगे तो वो IV ग्राफ बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ नहीं आप उल्टें वहाँ आपका कहानी उलट जाएगा, समझे बात। तो ये देखिए VI ग्राफ, अब ये किसके लिए है? ये ओमिक कंडक्टर के लिए है। अब क्या होगा, इसमें स्लोप कांस्टेंट होगा। किसी भी मोमेंट पे बेटा अगर ये अपॉन ये निकालेंगे या इस मोमेंट पे
या इस मोमेंट पे, ये ए बी सी, किसी भी मोमेंट पे आप v बाई आई का रेशियो लेंगे तो वो देखेंगे आप कि हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट होके वो किसकी वैल्यू के बराबर होगा सर, वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किसके बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। एज इन ये किसके लिए सर, ये नॉन ओमिक के लिए है। किसके लिए, नॉन ओमिक। अब भाई इसमें उस हिसाब से बढ़े घटेगा नहीं। देखिए इस टाइम पे अगर निकालेंगे या इस टाइम पे निकालेंगे या इस टाइम पे, इसमें ए बी सी पे अगर निकालेंगे तो इन तीनों पे बेटा जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो अलग अलग वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है और ये कैसा कंडक्टर है सर, ओमिक कंडक्टर का वी आई ग्राफ है। आई बात समझ में सबको आई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा भाई तो आप प्लीज़ बिना झिझके आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। समझ में आई बात। चलिए अगर आ गई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हम लोग एक ज्ञान की बात में, देखिए मैं बस नाम लिख के छोड़ दिया हूँ, आईवी ग्राफ। आइए मैं थोड़ा ना, वीआई ग्राफ तो आप देख लिए, मैं आपको आईवी ग्राफ समझाता हूँ। आईवी ग्राफ सर पहली बार नाम सुन रहे हैं, सर पहली बार नहीं सुन रहे भाई, आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं। आइए देखिए, ये देखिए वी आई ग्राफ में वी आई यहाँ पे होता था और आई यहाँ पे होता था। आई वी ग्राफ में बेटा ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, यही है आई वी ग्राफ। अब कैसे, तो बेटा ध्यान दीजिए, v अपॉन आई ये हमको r देता है, तो यहाँ इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, i अपॉन बी। भाई इसको रिवर्स कर दिए तो ये भी रिवर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। ये भाई 1 अपॉन आर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन आर इज नोन एज कंडक्टेंस। इसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से। मतलब हम लोग इसको एल बोल सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, अब देखिए जादू की छड़ी घूमी, क्या बोला, वी आई ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देगा लेकिन आई वी ग्राफ हमें कंडक्टेंस देगा। बात समझिएगा, बात बहुत गहरी है। वी आई ग्राफ हमें क्या देगा सर वी आई ग्राफ ना हमें रेजिस्टेंस देगा और आई वी ग्राफ क्या देगा, आई वी ग्राफ हमें आपको कंडक्टेंस देगा। आई बात समझ में। तो अब देखिए, अगर ओमिक कंडक्टर्स के लिए यहाँ पे भी आप ग्राफ प्लॉट करिए तो बेटा ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन निकलेगा। और एज इन अगर नॉन ओमिक के लिए करेंगे तो वो सेम जैसे उधर नॉन ओमिक के लिए निकला था वैसा ही निकलेगा। बताना मैं क्या चाह रहा था, बताना ये आपको चाह रहा हूँ कि आई वी ग्राफ हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ, देखिए आई वी ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस, क्या देगा बेटा, कंडक्टेंस। और एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखा होगा उसी को हम लोग पहले पढ़ेंगे। जैसे अगर वाई एक्सिस पे आई है तो ये आई वी ग्राफ हो जाएगा, वाई एक्सिस पे वी है तो वी आई ग्राफ हो जाएगा। एकदम उसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। आई बात समझ, सभी को क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है बेटा तो इस ज्ञान की बात के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं रुकावट पे। देखिए टॉपिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब रुकावट, समझे सर। वो रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक जग के इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है, और मंद मंद मुस्कुराना, वही आपके लिए रुकावट है। समझ रहे हैं। तो उससे आप लोग थोड़ा बचिए भाई, ठीक है। वो रेजिस्टेंस है आपकी पढ़ाई के लिए। अभी पढ़ाई कर लीजिए, टाइम, हर चीज़ का टाइम आता है भाई, उसका भी टाइम आएगा। उस समय आप वो इंस्टाग्राम खेलिएगा, आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए आइए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब जैसे आपके पास खूब बढ़िया एक बाइक है, ठीक है, और खूब आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं।
और एकाएक सामने रोड ब्रेकर आ गया खूब बड़ा सा, ठीक है, तो वो आपकी स्पीड के लिए, आपके बाइक की स्पीड के लिए वो किसका काम करेगा? वो रुकावट का काम करेगा। क्या करेगा? रुकावट का काम। कैसे? आपको एनी हाउ स्पीड धीरे करना पड़ेगा, वरना यूं आप तुरंत धूम मचाले के जैसे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वही काम करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है सर? करंट खूब मस्त होके फ्लो कर रही थी, अब उसको वो करने लगा अपोज। नहीं नहीं मत जाओ भाई, जाना नहीं है तुमको, ठीक है। देखिए क्या करता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अच्छा हाँ, ये कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से वो क्या करता है भाई? करंट के फ्लो को अपोज करता है। बात समझिएगा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ठीक है बात। चलिए किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल आर से, और इसकी एसआई यूनिट ओम और फिर ओमेगा होती है। क्या होती है? ओम। ये एक साइंटिस्ट साहब थे भाई, और ये उसका सिंबल है ओम और ओमेगा, ठीक। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखिए क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? वी अपॉन है, ये फॉर्मूला तो मैं आपको बताया ही था ओम्स लॉ में। आगे, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओह देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो भाई अब फिर ये कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया? हम आपको क्या बोलें, आपकी स्पीड को धीरे कौन कर रहा है सर? रोड ब्रेकर। करंट की स्पीड को धीरे कौन कर रहा है सर? रेजिस्टेंस। तो भाई उसको तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अब जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट उतना कम होते जाएगा, या जितना रेजिस्टेंस घटाएंगे करंट उतना बढ़ते जाएगा। तो ये बात ये हुई। इसके बाद हमारे पास एक बेटा कंडक्टर के लिए फॉर्मूला निकल के आता है, R इक्वल्स टू रो। रो इज रेजिस्टिविटी। सर ये क्या होता है? घबराइए मत, अभी समझाते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। रो इज रेजिस्टिविटी किसकी? किसी भी मटेरियल की। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है क्या? रो। एल, एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस एरिया सुने थे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? तो भाई क्रॉस सेक्शन एरिया इज दोज एरिया थ्रू विच योर करंट इज पास्ड। वो एरिया जहाँ से करंट पास करती है। ये मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो आप क्या करिए, एक चाकू लेके ऐसे ऐसे इसको, जिससे आप खीरा काटते हैं सैलेड के लिए, वैसे वैसे इसको काट दीजिए। तो एक हिस्सा जो निकल के आएगा कुछ ऐसा सर्कुलर ही तो निकल के आएगा। तो ये जो होगा बेटा, ये हिस्सा पूरा इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई बात समझ में? चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, इसके रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, पहले हर बार तो सब आप उड़ा उड़ा के ज्ञान की बात लेके आते हैं। तो भाई ज्ञान की बात आपके बोर्ड एग्ज़ाम में MCQs में नहीं फंसे तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। बहुत सारे MCQs आपके ज्ञान की बात से फंसेंगे, पक्की बात है एकदम, देख लीजिएगा। चलिए क्या कहता है ज्ञान की बात, इट इज सेट टू बी 1 ओम। कब हम 1 ओम कहेंगे? अच्छा फिर वही बात देखिए, पुराना जैसे 1 एम्पियर 1 वोल्ट के बारे में हम लोग देखे थे। देखिए अब R क्या है? V अपॉन I है कि नहीं? हाँ सर। इसकी यूनिट ओम, इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी यूनिट एम्पियर, सबके आगे 1 लगा दीजिए। मतलब 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम लोग 1 ओम का पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें और उस सर्किट में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग क्या होगा? 1 ओम होगा। देखिए क्या कहता है, इट इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर मेक्स द करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, इसी का देखिए फॉर्मूला लिख दिया। क्या लिखा? 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान की बात के, और हम लोग आ जाते हैं सीधा एक क्वेश्चन पे। ओह माय गॉड, आइए भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स। बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया 75 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। ओह, कब?
देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया 75 वोल्ट, ठीक है, और क्या हुआ, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो इस टाइम पे करंट क्या था, 5 एम्पियर था। तो आपको बोल रहा है कि वो करंट क्या होगा जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को 150 वोल्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो एक काम करिए सर, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, उस बेटा किसका, जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसका हम आप रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सर रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू V अपॉन I, R इक्वल्स टू V मीन्स 75 अपॉन I मीन्स 5, कट कर दीजिए 15 ओम। आपको बेटा हीटर का रेजिस्टेंस मिल गया कितना, 15 ओम। तो मिल गया, तो भाई यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हीटर तो चेंज हो नहीं रहा है, हीटर चेंज हो नहीं रहा है, तो भाई रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो सेम रहा कितना, 15 ओम। तो जब 15 ओम रेजिस्टेंस है तो इस मोमेंट पे हमको करंट निकालना है, तो आई हो जाएगा क्या, V अपॉन आर, और ये हो जाएगा 150 अपॉन 15, काट दीजिए, कितना करंट आ गया, 10 एम्पियर। इसका क्या मतलब है कि जब बेटा आप उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा के 150 वोल्ट कर देंगे तो उस मोमेंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना होगा, वो देन इलेक्ट्रिक करंट इज़ 10 एम्पियर। कितना आसान सा सवाल है, आया बात समझ में, सभी को क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए भाई, और इस पे आते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस भी इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, इसके पहले आइए हम थोड़ा सा आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बता देते हैं। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस तो समझ लिए, रेजिस्टिविटी इज़ रेजिस्टिंग पावर ऑफ एनी मटेरियल। कोई कंडक्टर किसी भी चीज़ को मैक्सिमम कितना रेजिस्ट कर सकता है उसे ही हम आप क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत। तो आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। देखिए अब इसमें क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला मत भूलिएगा भाई, ये वाला फार्मूला याद है ना, तो आपको 2-3 काम तो हो जाए क्लियर। ठीक है, अब देखिए किसी भी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट टर्म, किसी भी फिक्स मटेरियल के रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि R किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि जितना कंडक्टर का हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर L इंक्रीजेस, R इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। करंट लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब अगर ये वायर है, अगर ये मान लीजिए 1 मीटर का है, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा, अगर हम इसको बढ़ा के 10 मीटर का कर देते हैं तो उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वायर छोटा करेंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। आई बात समझ न सर, नहीं समझ में आई तो नहीं समझ में आई तो एक बात समझिए, अगर मान लीजिए कि आपको कोई रोड पे घेर रहा है, आज इसको मारेंगे सर, बहुत मजाक मेरा उड़ाता है, तो अगर आपको अकेले घेरा है और आप बाइक से हैं तो उसको ढकेल के निकल जाएंगे कि रोकेंगे। लेकिन अब क्योंकि भाई वो छोटा आदमी था, अब वो 20 लोग को ले आया, पूरा रोड ब्लॉक कर लिया है, तो आप साउथ के मूवी के हीरो तो है नहीं कि भाई उड़ाते हुए चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लेंथ बढ़ गया भाई आपके रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, आपकी रुकावट बढ़ जाएगी और आप रुकेंगे, बल भर घूसा खाएंगे, उसके बाद आराम से दांत वाँत हाथ में लेके घर जाएंगे। इसलिए भाई लड़ाई झगड़ा मत करिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ मेरे भाई, ध्यान दीजिए, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए यही एक कमरा है जिस कमरे में आप बैठे हैं, एग्जिट के लिए सिर्फ एक दरवाजा है और कमरे में आपके 100 लोग बैठे हैं,
और कमरे में एक आग लग गई, तो एरिया निकलने के लिए, एग्जिट के लिए सिर्फ एक दरवाजा है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा एक तरफ का दीवार, अब एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी भागने के लिए। लेकिन अगर वो पूरा एक दीवार ही नहीं होता, पूरा फुल्ली ओपन होता, तो सब तुरंत निकल जाता। इसका मतलब एरिया जैसे ही बढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो गया। तो मतलब ए अगर बढ़ेगा देन आर घटेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आई बात समझ। चलिए तीसरा, टेम्परेचर। ये तो भाई हम लोग ओम्स लॉ वाले एग्जाम्पल में ही समझ लिए कि भाई आपकी बात मानेगा नहीं, अगर ज़्यादा चार्ज हैं, ज़्यादा लोग बैठे हैं कमरे में, तो इधर उधर भागने लगेंगे, आपस में टकराव होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस क्या होगा सर, बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये तीन डिपेंडेंसी हुई, और चौथी डिपेंडेंसी ये कहती है नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे डिपेंड करेगा ये क्या होगा। अब एक बात सुनिए, दो कंडक्टर है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, एक थोड़ा मीडियम रेंज का कंडक्टर है। तो जो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जो थोड़ा सा नॉर्मल कंडक्टर है, बहुत अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू दैट कंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो इन चार चीज़ों पे बेटा हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टॉपिक छोटी सी है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल सर बहुत आते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, घबराइएगा मत। R इक्वल्स टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला जो लिखा हूँ तमाम क्वेश्चन हैं इस पे, और एक श्योर है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं ना, जो मैं बोल दिया बेटा वो पत्थर की लकीर, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए साहब, थोड़ा थ्योरी और कर लिया जाए। देखिए आ गए भाई आपकी रजिस्टिविटी, जो हम थोड़ा सा आपको हिंट कर रहे थे। क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए किसी भी कंडक्टर से, उसे ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। अब सर उसी को हम लोग रेसिप्रोकेट करके जो रो का फॉर्मूला निकालते हैं वो आर ए अपॉन एल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आर ए अपॉन एल। अच्छा सर, इसके बाद द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है साहब, ये ज्ञान की बात में आना था लेकिन यहीं लिख दिया गया, तो ये हम आपको समझा देते हैं। रेजिस्टिविटी बेटा कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अब एक बात सुनिए, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, उसकी 10 रोटी खाने की कैपेसिटी है एक दिन में, और उसका एक हाथ काट दिया जाए तो क्या वो 6 रोटी खाने लगेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं। एक पैर काट दिया, भाई लेंथ तो कम हो रहा है लेकिन क्या खाने की कैपेसिटी कम हो रही है, नहीं। तो और एरिया भी कम हो रहा है लेकिन क्या खाने की कैपेसिटी कम हो रही है, भाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करेगी। ये एकदम कथित सत्य है, लिख लीजिए कहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दैट इज़ क्या, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। आगे आगे देखते हैं। ये बात तो हो गया, ठीक है। अब इंसुलेटर्स, अच्छा थोड़ा देख लेते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर्स, ये सब क्या क्या होते हैं। तो इंसुलेटर क्या क्या होते हैं, सच एज ग्लास, रबर, एबोनाइट रॉड एटसेट्रा हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। अच्छा, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। कितनी होती है भाई, 10 टू द पावर 12 से लेकर 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक। ये बहुत, इनमें तो करंट जा ही नहीं सकता भाई, इसीलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अच्छा कंडक्टर होने के लिए ये एक बात नेसेसरी है कि उस चीज़ की रेजिस्टिविटी मस्ट बी वेरी लो, जरूर से उसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल लो होनी चाहिए, लो, एकदम लो, ठीक है। दूसरा देखिए, कंडक्टर सच ए सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। देखिए क्या होता है, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 टू द पावर -6 ओम मीटर की रेंज की रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स की। एज इन अलॉयज, ये अलॉय क्या होता है भाई,
अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कंडक्टर से, ठीक है, लेकिन कम होती है इंसुलेटर से। देखिए अलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अच्छा, जिस मेटल से वो बने हैं उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। दे डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पे आसानी से ऑक्सीडाइजेशन नहीं करते हैं। अच्छा, दिस इज़ वाई दे आर यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट्स, इसीलिए बेटा हम लोग उसको हीटिंग एलिमेंट जैसे आपके बल्ब में लगाया जाता है, जैसे आपके फ्यूज़ में लगाया जाता है, ये सब जगह हम लोग जहाँ पे बेटा आसानी से मेल्ट ना हो वहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, नोट देखिए, नोट क्या लिखा है, टंगस्टन इज ऑलमोस्ट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स। देखिए बल्ब के फिलामेंट में मोनली टंगस्टन यूज़ होता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वेयर एज क्या, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम को हम लोग ट्रांसमिशन के लिए, मतलब बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग बल्ब के फिलामेंट में किसका यूज़ करते हैं, किसका करते हैं सर, टंगस्टन का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आई समझ में तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, बोर नहीं ना हो रहे हैं, बस बेटा यही अंतिम टॉपिक है, इसके बाद हम आप लोग क्वेश्चन पे आएंगे खूब झमाझम। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, देखिए अब बेटा हम आपको पहले ही बता दिए थे कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। देखिए रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, ये बात बेटा कहीं लिख के अपने घर में आप लोग चिपका लीजिए, समझ रहे हैं? चलिए अब किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। भाई ये भी सेम कंडीशन जैसे रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटा रेजिस्टिविटी घट जाएगी। और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब अभी आप थोड़ी देर आपको पहले हम बताएं, अच्छा कंडक्टर होने के लिए रेजिस्टिविटी मस्ट बी वेरी लो। देखिए फॉर अ मटेरियल टू बी अ गुड कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी मस्ट बी वेरी लो, रेजिस्टिविटी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स, यहाँ लिख दिए हैं भैया, बार बार कहाँ आप लोग लिख लिख के परेशान कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ें अब, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल पे, ठीक है। अच्छा सवाल, आइए देखा जाए क्वेश्चन। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है और रेजिस्टेंस है 10 ओम। ध्यान दीजिएगा, लेंथ L है, रेजिस्टेंस A है और रेजिस्टेंस एरिया A है और रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो आपको बोला व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एनदर वायर, ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/4 हो जा रहा है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 को हम लोग ना 5/2 लिख देते हैं, इतना तो आप पढ़े लिखे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा होगा, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाते हैं, R इक्वल्स टू ρL/A, यही होता है सर। हाँ, तो ρL/A में दिया है, जब लेंथ L है एरिया A है तो उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10, तो मतलब हमको यहाँ से मिला ρL/A इक्वल टू 10। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ρL/A हमको क्या मिला सर 10 मिला। अब देखिए ρL/A हमको 10 मिल गया, अब हमको निकालना है दूसरा रेजिस्टेंस, कब, देखिए दूसरा R डैश कर देते हैं इसको, R डैश कब निकालना है, जब, अब देखिए रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि वायर सेम है। अच्छा, इनटू, अब उस टाइम पे लेंथ जो है वो हो जाएगा L/4 इनटू एरिया कितना हो जाएगा 5A/2, तो ये अपॉन 2 भाई साहब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ρL/20A। ध्यान दीजिए 2ρL/20A। अब ये काट दीजिए आप, ये आ जाएगा 1/10 और ρL/A की वैल्यू कितनी है 10 है। ध्यान दीजिए ρL/A कितना है 10 है, तो हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1 ओम।
मतलब आपको जो नया वायर निकल के आया उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, 1 ओम हो जाएगा। बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन देखिए 1 मिनट का सवाल है, बस हमको रो एल बाई ये पता होना चाहिए। आई बात समझ में? बोर हो रहे हैं भाई? नहीं हो रहे ना? चलिए भाई थोड़ा सा बस क्वेश्चन ये सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, अब देखिए बस क्वेश्चन सर, ये तो आधा अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। सवाल हम खुद देंगे आपको। देखिए पहला, ध्यान दीजिएगा, इसका लेंथ L है, एरिया A है। दूसरा, अब हो गया लेंथ हो गया L/3 और एरिया हो गया 2A, ठीक। तीसरा, इधर तो बेटा जैसे लग रहा है आपका तार पचक गया। ये लेंथ हो जाएगा बेटा 4L मान लेते हैं, नहीं स्मॉल है ना भाई, ये लेंथ को हम 4L मान लेते हैं और ये एरिया को A/5 कर देते हैं। और एक चौथा और ले लेते हैं, मोटा और लंबा, ये कुछ 3L 2A। इन चारों केस में जो बेटा आपको कंडक्टर दिया है, अच्छा एक और चीज़, ठीक है, अज्यूमिंग, हम अज्यूम करते हैं ऑल कंडक्टर इज मेड ऑफ सेम मटेरियल। हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि सभी कंडक्टर एक ही मटेरियल से मिलके बना है। अब आप अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर गधे नहीं हैं एकदम, ठीक है, वो भी ब्रांडेड वाले, तो उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जब सभी सेम मटेरियल से बना है तो सभी की रजिस्टिविटी सेम। इसकी भी रो मान लेते हैं, इसकी भी रो, इसकी भी रो और इसकी भी रो, रजिस्टिविटी चारों की सेम हो गई। अब हमको इन चारों कंडक्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस में लगाना है। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा भाई? आइए हम लगा के दिखाते हैं आपको। कुछ नहीं करना, एकदम हलवा। हम सब केस में रेजिस्टेंस निकालते जाते हैं। पहले केस में रेजिस्टेंस, इसको हम पहला को R1 बोल देते हैं। R1 कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, रो L/A। जहाँ तक हम आप पढ़े लिखे हैं यही होगा कि नहीं, होगा कि नहीं भाई? हाँ सर होगा। अब ठीक है, छोड़ दीजिए, R2 पे आइए। R2 ये रो इंटू L/3 इंटू 2A, ध्यान दीजिए L/3 इंटू 2A, तो ये हो जाएगा 1/6 रो L/A। होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए, 1/6 रो L/A। और रो L/A को हम क्या लिख सकते हैं सर, R1 लिख सकते हैं। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R1/6। जो दूसरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, R1/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई साहब? सर होगा, बिल्कुल होगा। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कहता है, R3 इक्वल टू रो इंटू 4L/A/5। अब भाई ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 4 5 जा 20। अब देखिए, अब थोड़ा तेज चीज करते हैं, रो L/A लिखा है भाई, रो L/A की तुरंत वैल्यू सर हाँ R1 हो जाएगा। पढ़ने लिखने में थोड़ा तेज आदमी अब बनिए ना भाई, इतना तो कैलकुलेशन आपको आता है, मान के चलते 10वीं में आए तो, पैसा वैसा दे के अगर नहीं पास हुए हैं तो इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। और चौथा देखिए, चौथा इज R4, ये कर देंगे रो इंटू 3L/2A, या फिर 3/2 रो L/A को सर R1। अब हमको इंक्रीजिंग, चारों का रेजिस्टेंस हम लोग झमाझम निकाल लिए। अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग लिखा है ना, हाँ छोटे से बड़ा। तो ध्यान दीजिए, ये R1, ये सीधा R मतलब एक को, R1 को हम 1 मान लेते हैं। अब ये 1 है, ये 1/6 मतलब ये इससे तो कम है, और ये तो बारी बार पर बाप, ये तो 20 वैल्यू आ गई, और इसकी 3/2 का मतलब 1.5 आ गई। मतलब सबसे कम हमको समझ में आया कि R2 है, तो सबसे कम हम लोग का हो गया R2।
लेस देन, इसके बाद कौन सा हो जाएगा R1, तो ये हम लिख देंगे R1। उसके बाद कौन सा हो जाएगा ये 1.5 वाला, तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे R4 और लास्ट में R3। मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तीसरे वाले कंडक्टर का होगा, उसके बाद किसका होगा, चौथे वाले का, उसके बाद पहले का, फिर दूसरे का। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम किस में होगा, R2 में होगा, उसके बाद R1 में होगा, फिर R4 में होगा, और R3 में लास्ट में होगा सबसे ज़्यादा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बेटा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक बार अगर ले लीजिए तो हम लोग और आगे थोड़ा देखा जाए। देखिए कितना ये बेटा आपको हलवा नहीं लगना चाहिए, बोर्ड में बहुत बार आया है, समझ है, बहुत बार पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ, तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा बेटा प्लीज़ आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपके लिए लेके आएंगे इस चैप्टर का और इम्पॉर्टेंट चीज़, सीरीज़ पैरेलल। सर यही सवाल तो हमें तकलीफ़ देता है, सीरीज़ पैरेलल हमको बहुत तकलीफ़ देता है। तो तकलीफ़ नहीं देगा, इसकी गारंटी हम आपसे लेते हैं, एकदम तकलीफ़ नहीं होगी। पूरा तकलीफ़ जड़ से ख़त्म नहीं कर दिए तो कहिएगा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, हम डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई इलाज नहीं करते हैं, बस आपको पढ़ाई पे, ठीक है, आपको और आपकी पढ़ाई को हम सुधार सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बेटा जितना हो सके इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम इसके फिर से जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में किए थे, वैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद इसके भी PYQs हम आपके लिए लेके एक पार्ट में ज़रूर आएंगे, ठीक है, जो ये हमारा आपका वादा है बिल्कुल। और जब जब मैं कहा हूँ वादा, तो आपको ज़रूर करके वो बात दिया हूँ। आप भी बेटा प्लीज़ थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए और हमें ऐसे ही बेटा सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेटा पेज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं बेटा अगले पार्ट में रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल के साथ, तब तक के लिए अपना हिफाजत करिए। जय हिंद।